राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक विधवा विवाह की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक परिवार में राधिका अपने माता पिता के साथ रहती थी। राधिका के पिता किसान थे और माता गृहिणी थी और राधिका बड़ी सुंदर लड़की थी। राधिका का रंग गोरा था, काली बड़ी बड़ी आंखें थी और शरीर लंबा था, लंबे लंबे बाल थे। कुल मिलाकर ऐसा लगता जैसे आसमान से उतरी हुई परी हो। जो भी एक बार राधिका को देखता देखता रह जाता। राधिका को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। वह पढ़ लिख कर बहुत कुछ करना चाहती थी, हमेशा पढ़ाई में अव्वल आती थी। परंतु गांव में मात्र 10वीं तक ही स्कूल था। माता पिता आगे नहीं पढ़ाना चाहते थे क्योंकि राधिका में बचपना बहुत था। 16 साल की राधिका हमेशा पूरे गांव में चहकती फिरती थी। घर और बाहर हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी। परंतु उम्र के साथ ही राधिका की सुंदरता को देखकर राधिका के माता पिता को उसकी चिंता होने लगी। अब वो जल्दी ही इसका विवाह कर देना चाहिए, ऐसा सोचने लगे। वैसे भी गांव में लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती है। कोई अच्छा घर परिवार मिले तो जल्दी ही इसके हाथ पीले कर दें। राधिका के 2 भाई थे जो बड़े थे, परंतु एक नंबर के कामचोर और लालची थे। बड़े भाई का विवाह हो गया था। राधिका के पिता रामनाथ और माँ सावित्री, जो अपने बेटों से हमेशा परेशान रहती थी और बड़बड़ाती रहती थी। नास पीटे कोई काम नहीं करते, एक दारू पी के पड़े रहते हैं और एक पूरे गांव में आवारागर्दी करता है। एक अकेली जान कहाँ कहाँ देखे। सावित्री राधिका को चिल्लाती, ये राधिका कुछ घर के काम काज सीख लो, कल के ससुराल जाने पर जो काफी नाम हमें सुनवाओगी। पर राधिका हंसती और कहती, माँ मैं नहीं जाऊंगी इतनी जल्दी ससुराल, अभी तो मैं तुम्हें और परेशान करूंगी। कहते हुए राधिका बाहर चली जाती। एक दिन रामनाथ के कोई जान पहचान वाले घर आए तो उन्होंने राधिका को देखा तो वो रामनाथ से बोले, रामनाथ तुम्हारी बिटिया बड़ी हो गई है, ब्याह नहीं करना क्या? रामनाथ ने कहा, करना तो है भाई, कोई अच्छा घर परिवार मिले, शहर मिले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरी राधिका सर्वगुण संपन्न है। तब रामनाथ के रिश्तेदार ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है रामनाथ, मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा रिश्ता है, अगर तुम कहो तो बात चलाऊं। रामनाथ ने कहा, इससे अच्छा क्या होगा, आप बात करके बताइए। कुछ दिन बाद रामनाथ के रिश्तेदार ने बताया कि लड़का शहर का है और पढ़ा लिखा है और खुद का बिजनेस भी है। लड़के के चाचा चाची को राधिका की फोटो पसंद आ गई है और वो गांव आना चाहते हैं। रामनाथ ने कहा, तो देर किस बात की, आप ले आइए कभी भी। और उधर शहर में जो लड़का था उसका नाम रामू था। रामू के चाचा चाची एक बार लड़की देखने के लिए कह रहे थे और रामू मना कर रहा था कि चाची वो बहुत छोटी है, फोटो में अभी बच्ची सी दिख रही है, मेरा जाना सही नहीं है, इतने सुंदर फूल सी लड़की है, अभी नहीं है इसकी शादी की उम्र, ये सही नहीं है। परंतु चाचा चाची जिद पर अड़ गए और बोले, एक बार चले जाओ गांव में, लड़कियों की जो जल्दी शादी कर दी जाती है, तुम नहीं तो कोई और से उसकी शादी हो जाएगी। पर जो रामू तैयार नहीं था। रामू के माता पिता नहीं थे। कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता चल बसे से। चाचा चाची उसे कोई खास पसंद तो करते नहीं थे, केवल उसकी जायदाद को वे लोग पाना चाहते थे, क्योंकि रामू शादी करने को तैयार नहीं था। राधिका रामू से उम्र में 7 साल छोटी थी, जैसा कि उसे बताया गया था। परंतु सातिर चाचा चाची के दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की आएगी तो वह हमारे काम में ज़्यादा दखल नहीं देगी और ना ही वह समझ पाएगी हमारे इरादों को कि हमें रामू की दौलत चाहिए, उस गंवार को हम अपने तरीके से नचाएंगे। रामू के सामने चाची अपना इमोशनल नाटक शुरू कर दिया। अरे बेटा,
हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं रामू। गांव की सीधी सादी लड़की और सुंदर भी है, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। पर हम लोग होते कौन हैं? तुम्हारे चाचा चाची हैं, कौन से तुम्हारे सगे माता पिता हैं। तुम्हारे माता पिता होते बेटा तो तुम मना नहीं करते ना। अरे बेटा, एक गरीब का भला होगा, सोच कर देखो। उम्र का मत सोचो बेटा। गांव के लोग बस अच्छा घर लड़का देखते हैं, उन्हें उम्र से मतलब नहीं होता। इससे भी बड़ी उम्र में शादी कर देते हैं वो। चाची ने सब साम दाम दंड भेद अपना लिए और रामू को वहां जाने के लिए मना लिया। इधर गांव में खबर दे दी कि कल लड़के वाले आ रहे हैं, तो राधा के घर जोर जोर से तैयारियां शुरू हो गईं। परंतु राधा इसके लिए तैयार नहीं थी। घर वालों के सामने राधा की एक नहीं चली, वह रोती रही। उसकी माँ सावित्री ने समझाया, देख बेटा, अपने गांव में इतनी उम्र में ही लड़कियों का ब्याह कर देते हैं। तुम्हारी सब सहेलियों की शादी हो गई है और अच्छे रिश्ता जो बार बार नहीं मिलते बिटिया, हमारी बात को समझो। दूसरे दिन रामू और उसके चाचा चाची गांव पहुंचे अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से। गांव के लोग बस गाड़ी को देख रहे थे और उसके पीछे दौड़ रहे थे कि इतनी बड़ी गाड़ी किसके घर आई है। रामू ने राधा को देखा तो देखता रह गया। ये तो फोटो से भी ज्यादा सुंदर है, पर अभी बिल्कुल बच्ची है। रामू अभी सोच ही रहा था कि कहीं गलत तो मैं नहीं कर रहा, पर दोनों परिवार वालों के आगे उनकी नहीं चली और बात पक्की कर दी गई। जल्दी ही शादी का मुहूर्त भी निकल गया। आज से 15 दिन बाद शादी तय हो गई। रामू के मन में थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था कि अचानक से चाचा चाची को इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है और शादी को लेकर कुछ ज्यादा ही उतावले हैं। सोचना पड़ेगा, इनका अय्यासी बेटा तो आने वाला है, शादी में देखते हैं क्या होता है। कुछ तो दाल में काला है। देखते ही देखते 15 दिन निकल गए। शादी गांव से सादे तरीके से की गई। गांव के कुछ लोग और रामू के कुछ करीबी लोगों के बीच जो शादी पूरी हुई। 16 साल की राधिका को 23 साल के रामू से विवाह कर दिया। अपने फर्ज से उसके माता पिता पूरे हो गए और उन्होंने गंगा नहा ली। रामू बहुत ही समझदार था। उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, 23 साल का ही था। माता पिता के ना रहने पर ही रामू समय से पहले जिम्मेदार और समझदार हो गया था। राधा की उम्र को देखते हुए उसने अपना रिश्ता अभी आगे नहीं बढ़ाने का सोचा। तब तक राधा 18-19 की नहीं हो जाती, अभी उसको आगे की पढ़ाई करवाएगा। वह राधा का बहुत ध्यान रखता, उसकी पसंद नापसंद सब कुछ उसे हर तरह से खुश रखता, उसकी पढ़ाई में उसकी मदद करता। राधा जो ससुराल आई तो एक बार ही पग फेरे के लिए रामू के साथ आकर उसी के साथ चली गई। उसके बाद माँ बाप ने राधा की सुध नहीं ली। भाई भाभी तो अपने में ही मस्त रहते थे। राधा को भी रामू से इतना प्यार सम्मान मिल रहा था और अपनी पढ़ाई के चलते उसे भी ज्यादा मायके की याद नहीं आती थी। गांव के सरपंच के यहाँ फोन पर वह कभी कभी बात कर लेती थी। पर क्या चाचा चाची ये देखकर खुश नहीं थे। उनके मन में तो कुछ अलग ही चल रहा था। ऊपर से उनके बिगड़ैल बेटे की नजर भी राधिका पर थी। अब राधिका को चाची परेशान करने के तरीके सोचने लगी। रामू के ऑफिस जाने के बाद चाची ने राधिका को परेशान करना शुरू कर दिया। राधा जब पढ़ने बैठती तो उसे कभी चाय बनाने को कहती, कभी खाना बनाने। दिन भर उसको काम में लगाए रखती, जिससे राधिका पढ़ नहीं पाती। शाम को थकी थकी सी राधा रहती और रामू के आने से पहले ही सो जाया करती, कभी सोफे पर, कभी डाइनिंग टेबल के पास रामू का इंतजार करते हुए सो जाती। एक दिन रामू ने राधा से पूछा, राधा तुम ठीक तो हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम कुछ दिनों से थकी थकी सी रहती हो, पढ़ते हुए भी मैंने नहीं देखा। राधा ने कहा, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत काम में थक जाती हूँ। और एक दिन तो हद हो गई। रामू ऑफिस में था और चाचा चाची बाहर गए हुए थे और उनका बिगड़ैल बेटा जो घर पर था, जिसकी नज़र जो राधा पर ही रहती थी।
राधा कमरे में पढ़ रही थी। तभी वह कमरे में आया और राधा को देखने लगा। राधा डर गई और उससे कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ चाहिए तो आप बोल देते, मैं बाहर आ जाती। चाचा चाची के बेटे का नाम कमल था। उसने कहा, मुझे तुम चाहिए, जो तुम मुझे यहीं मिल सकती हो। राधा घबरा गई। राधा ने कहा, आप बाहर जाएं, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। कमल ने बेशर्मी से कहा, तो मचाओ शोर, देखते ही कौन आता है, मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। कमल उसे जबरदस्ती पकड़ने लगा। राधा चिल्लाने लगी। इतने में उसकी आवाज सुनकर घर में काम करने वाले माली काका आकर बुलाने लगे और दरवाजा खटखटाते हुए कहा, बेटा क्या हुआ, ठीक हो? माली काका की आवाज सुनकर कमल खिड़की से भाग गया। राधा ने जैसे तैसे दरवाजा खोला। काका ने कहा, बिटिया आप ठीक हो, चिल्ला क्यों रही थी? राधा ने धीरे से कहा, ठीक हूँ काका, कुछ नहीं। काका के जाने के बाद राधा वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी। डर कर कमरे के कोने में दुबक कर रो रही थी। उस दिन रामू जल्दी घर आ गया, यह सोचकर कि मैं रोज लेट हो जाता हूँ और राधा परेशान होती है, उसकी तबीयत भी सही नहीं है। शायद घर आकर देखा तो घर में एकदम अंधेरा था। रामू ने लिविंग रूम की लाइट जलाई, फिर उसने कमरे में गया, वहां भी अंधेरा था, बस सिसकियों की आवाज आ रही थी। रामू ने घबरा कर लाइट जलाई तो देखा कोने में राधा रो रही थी। वह जल्दी से राधा के पास गया और उसे पकड़कर पूछा, क्या हुआ राधा, तुम क्यों रो रही हो और ये क्या हाल बना लिया है, क्या हुआ? रामू को देखकर राधा जल्दी से उसके गले लग गई और तेज तेज रोने लगी। रामू ने उसे चुप कराते हुए कहा, बस राधा बहुत रो लिया, चुप हो जाओ, क्या हुआ बताओ, क्यों इतनी डरी हुई हो? रामू ने उसे जमीन से उठाकर बेड पर बिठा लिया क्योंकि राधा बहुत डरी हुई थी। फिर रामू ने एक गिलास में पानी लेकर उसे पानी पिलाया। राधा अभी भी सिसक रही थी। रामू ने उससे फिर पूछा, अब बताओ क्या हुआ? राधा ने टूटे फूटे शब्दों में बस इतना कह पाई, कमल आया था। रामू को समझते देर नहीं लगी कि किस मकसद से वो आया होगा। उसने आगे कुछ नहीं पूछा और राधा को तेज बुखार था। दवाई देकर जो रामू ने उसे सुला दिया। रामू ने फैसला कर लिया कि अब वह चाचा चाची के साथ नहीं रहेगा। इस टेंशन वाली रात ने करवट ली और सुबह हुई तो राधा कुछ ठीक लग रही थी। रामू ने राधा से पूछा, अब बताओ सब लोग कहाँ थे? तो राधा बोली, कल चाचा चाची नहीं थे तो बाकी के नौकर मेड सब कहाँ थे? रामू ने पूछा। तो रामू को राधा ने सब बताया, कमल क्या कह रहा था। फिर माली काका आए तो खिड़की से कूदकर भाग गया। और आपके ऑफिस जाने के बाद चाची मेड से काम नहीं कराती, मुझसे काम कराती है। रामू को सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुमने बताया क्यों नहीं? अब तक मुझे राधा ने कुछ नहीं कहा। रामू ने कहा, अपनी पैकिंग करो राधा, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। राधा ने कहा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे जी? रामू ने कहा, ऑफिस के पास हमारा एक और बंगला है, वहाँ रहेंगे, चलो। रामू ने किसी को कुछ नहीं कहा और अपना और राधा की जरूरत का सामान लेकर वह बस चला गया। चाचा चाची बस दिल मिलाकर रह गए। उस बंगले में अब दोनों अच्छे से रह रहे थे। राधा घर को संभालने के साथ साथ पढ़ाई भी करती थी। धीरे धीरे समय निकलता है और राधा की 12वीं की परीक्षा हो जाती है। पढ़ाई में अच्छी होने से 10वीं के बाद सीधे 12वीं में प्राइवेट फार्म भरकर एग्जाम दिया और अब कॉलेज की पढ़ाई की तैयारी थी। एक दिन रामू को ऑफिस में काम करते हुए अचानक से सिर में दर्द होने लगा, खांसी के साथ ब्लड आ गया। वह घबरा गया, ये क्या हो गया, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। कार्तिक जो रामू का अच्छा दोस्त था, जो उसी के साथ अक्सर रहता था, उसने ऑफिस के साथ साथ रामू का भी काम संभालता था। कार्तिक ने रामू की हालत देखी तो कहा, क्या हुआ रामू, तबीयत ठीक नहीं है, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। रामू बोला, नहीं कुछ नहीं, शायद काम का प्रेशर ज़्यादा हो गया है, नींद भी पूरी नहीं हुई है, तुम जूस मंगवा दो, मैं थोड़ी देर आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। कार्तिक पर
कहने लगा, पर ऐसे कैसे तुझे ब्लड आ रहा है? रामू बोला, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, यहाँ किसी को मत आने देना, मैं आराम करूँगा। कार्तिक बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे एक बात कहूँ रामू, कार्तिक बोला, एक दिन के लिए ऑफिस की छुट्टी ले लो, कहीं घूम आओ, अच्छा लगेगा। राधा को भी अपने साथ घुमा लाओ, जब से शादी हुई है तुम लोग कहीं नहीं गए, राधा को भी अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ पाकर। रामू कहने लगा, देखता हूँ, पहले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, वो कार्तिक कहने लगा, आराम करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। कुछ ही देर हुए थे कि रामू को अपने शरीर में बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। कभी कभी नाक से, कभी मुंह से खून आने लगता। उसने सोचा, अब मुझे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, बात शायद कुछ और है। रामू कार्तिक से कहता है कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए कार्तिक और रामू हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा कि आपके कुछ टेस्ट करने होंगे। रामू बोला, जी मैं तैयार हूँ, कब कराने होंगे टेस्ट? डॉक्टर कहने लगी, जी आप कल सुबह सुबह 10 बजे आ जाइए। रामू बोला, जी डॉक्टर थैंक यू सो मच। रामू सुबह 10 बजे हॉस्पिटल पहुंच गया। सारे चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, रामू जी आपका रिपोर्ट कल शाम तक मिल जाएगी। अब रामू को रिपोर्ट का इंतजार था, पता नहीं क्या हुआ होगा। आई होप सब अच्छा हो। राधा को क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया तो? भगवान ना करे, वो किसके सहारे रहेगी? उसे अब यह चिंता सताने लगी, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बाद राधा को कौन देखेगा? वक्त के साथ राधा सुंदर और समझदार होती जा रही थी। राधा ने रामू को परेशान देखा तो पूछा, आप इतने परेशान क्यों हैं? आप ठीक तो हैं ना? 5-6 महीनों में दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। राधा भी खुलकर बात करने लगी थी। रामू बोला, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सिर में दर्द है। राधा बोली, मैं दवाई लगा दूं, फिर अदरक वाली चाय बना देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। रामू को राधा का बोलना बहुत अच्छा लगता था। वह बहुत मासूमियत से बच्चों जैसे बोलती थी। रामू ने कहा, ठीक है, पहले चाय ले आओ, दवाई बाद में ले आना। और राधा ने चाय देकर दवाई जो उसके माथे पर लगा दी, हल्के हल्के रामू का सिर दबाने लगी। रामू को नींद आ गई। उसे बस कल शाम का इंतजार था, उसे देखना था कि रिपोर्ट में क्या आएगा। दूसरे दिन रामू ऑफिस के बाद शाम को डॉक्टर से अपनी रिपोर्ट लेने अपने दोस्त कार्तिक के साथ हॉस्पिटल पहुंचा। रामू को देखकर ही डॉक्टर ने कहा, आइए रामू साहब, आपका ही वेट कर रहे थे। कार्तिक बोला, क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब नॉर्मल तो है ना, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? डॉक्टर बोली, नहीं सब नॉर्मल नहीं है, बात यह है कि रामू जी ने इलाज में देर कर दी, या इन्हें पहले कुछ सिम्टम्स समझ में नहीं आए क्या? रामू बोला, साफ साफ बताइए डॉक्टर, क्या हुआ है, मुझे टेंशन हो रही है। डॉक्टर बोले, दरअसल बात यह है रामू जी, आपको ब्लड कैंसर हुआ है, वो भी लास्ट स्टेज पर है। रामू तो सुनकर जैसे सुन्न हो गया, उसे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या कहे। कार्तिक कहने लगा, ये क्या कह रही हैं डॉक्टर आप, कुछ भी मत बोलिए, एक बार फिर से रिपोर्ट चेक करो, कुछ गलत फहमी हुई है शायद आपको। डॉक्टर कहने लगी, नहीं मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, इनके पास बस कुछ दिन है, ये आराम करें और अपना ध्यान रखें, मैं अभी से इनका इलाज शुरू करता हूँ। मैंने पहले ही बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया है। कार्तिक कहने लगे, डॉक्टर हम यहाँ से बाहर कहीं और दिखा सकते हैं जहाँ इसका बेहतर इलाज हो सके। आजकल कोई बीमारी इतनी बड़ी नहीं है जिसका कोई उपचार ना हो, हम विदेश में भी दिखा सकते हैं। डॉक्टर बोली, बिल्कुल इलाज है, पर यह शुरुआत होता या फर्स्ट सेकंड स्टेज पर होता तो संभव हो सकता था, पर आई एम सॉरी, अब ये इनकी पूरी बॉडी में फैल गया है। आप कहीं भी ट्रीटमेंट लें, इसका इलाज यही है जो मैं आपको दे रहा हूँ, और सब ईश्वर की मर्जी है, हम तो बस अपना काम कर रहे हैं। दवा दुआ दोनों लगती हैं, मैं दवा दे रहा हूँ, आप दुआ कीजिए कि रामू जी जल्दी ठीक हो जाएं। मैंने इनके सामने ही सारी बातें इसलिए बताई हैं
क्योंकि रामू जी मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। गॉड ब्लेस यू रामू जी, हिम्मत रखिए, दुनिया में चमत्कार भी बहुत होते हैं, बस ये ट्रीटमेंट आज से शुरू करें। रामू का तो जैसे सिर घूम रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। कार्तिक हिम्मत करके समझाकर जो रामू को ऑफिस ले आया। अभी घर जाने की स्थिति में रामू नहीं था। ऑफिस में कार्तिक ने उसके केबिन में रामू को बिठाया और पानी पिलाया। रामू, कार्तिक कहने लगा, सब ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त, आज के समय में हर बीमारी का इलाज है, तू भी ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। रामू कार्तिक के गले लगकर फबक कर रो पड़ा। क्यों कार्तिक, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्यों मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? बताओ कार्तिक, क्यों? पहले मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया, अब ये बीमारी, मेरी उम्र ही क्या है, अभी मैं केवल 24 बरस का हूँ, अभी देखा ही क्या है मैंने, पहले पढ़ाई, फिर माँ बाप का जाना और ये जिम्मेदारियाँ। रामू बस रोए जा रहा था। कार्तिक भी क्या कहे, सही तो कह रहा था रामू। रामू कार्तिक से कहने लगा, मुझे कुछ हो गया तो मेरी राधा का क्या होगा? वो तो अभी बच्ची है, उसकी तो जिंदगी अभी शुरू हुई है, सब खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त, सब खत्म हो जाएगा। कहाँ जाएगी वो, क्या करेगी? बता कार्तिक, बता, मैं क्या करूँ मैं? मुझे अभी जीना है कार्तिक। मम्मी पापा के जाने के बाद राधा के साथ हंसना बोलना शुरू किया था, जिंदगी कुछ अच्छी लगने लगी थी। बहुत देर तक रामू रोता रहा, सिसकता रहा। अब कार्तिक ने उसे दवाई खिलाई, जिसके असर से कुछ देर में रामू को नींद आ गई। कार्तिक अब बहुत चिंतित था, उसे भी पल भर को चैन नहीं आ रहा था। उसने रामू को संभाल लिया, उसे कौन संभाले? कभी करीब 2 घंटे बाद सोकर जब रामू उठा, अब वह काफी गंभीर और शांत था। उसने अपने मन में कुछ फैसला कर लिया जो उसे पूरा करना था। रामू और कार्तिक अब दोनों ऑफिस से अपने घर के लिए निकल चुके थे। रामू जब घर पहुंचा तो राधा को देखकर उसकी आंखों में नमी आने लगी, परंतु उसने अपने आंसू बहने से रोक लिए। वह अभी नहीं बताना चाहता था, जितने दिन छुपा कर रख सकूं रखता हूं, वो अभी से दुखी हो जाएगी। यह ही रामू सोच रहा था कि राधा की नज़र रामू पर पड़ी। राधा बोली, अरे आप आ गए, आइए, वहाँ क्यों खड़े हैं? जल्दी आइए, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खाते हैं, आपका ही इंतजार कर रही थी मैं। राधा की आवाज़ से रामू जैसे होश में आया। वह उसके सामने दुखी नहीं होना चाहता था। मुस्कुराते हुए कहने लगा, चलो राधा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम खाना लगाओ। दोनों मिलकर खाना खाते हैं। उसके बाद राधा सोने चली जाती है, परंतु रामू की आंखों में नींद नहीं थी। वह सोच रहा था, क्या होगा इसका? इसके खुद माता पिता इसकी खबर नहीं लेते। मेरे चाचा चाची मेरे ना हुए तो इस बेचारी के क्या होंगे? और वो कमल तो एक नंबर का आवारा गुंडा है, अपनी भाभी पर बुरी नीयत रखता है। सोचते सोचते कब रामू को नींद आ गई उसे पता नहीं चला। सुबह ऑफिस में रामू कार्तिक से बात करने लगा। रामू कहने लगा, कार्तिक, मैंने एक फैसला लिया है, तुम मानोगे, बहुत ज़रूरी बात तुमसे करना चाहता हूँ। कार्तिक बोला, हाँ कहो मेरे यार, मैं सुन रहा हूँ, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जो भी फैसला तुमने लिया है बताओ, तुम बड़े हो, तुम मेरे लिए, मेरे भाई दोस्त परिवार सब हो। आज जो कुछ मेरे पास है सब तुम्हारा हुआ है, तुम्हारा ही तो दिया हुआ है, मेरा कौन है भाई? बता मेरे यार, मेरे भाई, बता क्या बात है? रामू बोला, कार्तिक, मेरी ये सारी प्रॉपर्टी, ऑफिस, फैक्ट्री, घर सब राधा के नाम पर करना है। चाचा चाची का कोई भरोसा नहीं, उसे कब घर से बाहर कर दें। मेरे जाने के बाद तुम राधा का पूरा ध्यान रखोगे, उसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। तुझे पता है हमारे रिश्ते की सच्चाई। अच्छा हुआ जो मैंने अपना रिश्ता आगे नहीं बढ़ाया। वह बहुत समझदार है, फिर अभी उसमें बचपना है, प्लीज उसे तुम संभाल लेना। इतना कहते हुए राजन बहुत भावुक हो गया
और उसकी आंखों में आंसू आने लगे। कार्तिक बोला, रामू संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई। हमें बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट आपका कराएंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं भी तो अनाथ हो जाऊंगा। ऐसे मत बोल मेरे भाई, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। रामू बोला, कार्तिक मेरे बाद सब तुम्हें संभालना है। राधा के सपने पूरे करने हैं, कमल और चाचा चाची को देखना है। उनकी नज़र मेरी जायदाद पर है। कमल का कोई भरोसा नहीं कब क्या करे। मैं चाहता हूँ मेरे जाने से पहले सब सेटल कर दूँ। तुम समझ रहे हो ना। कार्तिक, तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा कि मैं कितना भी इलाज करा लूँ, मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं है। पता नहीं भगवान ने मुझे किस बात की इतनी बड़ी सजा दी है। कार्तिक बोला, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे। भगवान अच्छे लोगों की ही परीक्षा लेते हैं। कार्तिक जब छोटा था, 12-13 साल का, तो अनाथ था। सड़क किनारे जूते पॉलिश करता था। एक दिन रामू के पापा से कहा, साहब पॉलिश करा लो, कुछ पैसे मिल जाएंगे। कल से कुछ नहीं खाया। रामू के पापा को दया आ गई उस पर। उन्होंने पूछा, क्यों घर में कोई नहीं है, तुम भूखे क्यों हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो वह कहने लगा, छोटू नाम है साहब। साहब छोटू छोटू कहते हैं सब, कोई गाली देता है, कोई कुछ कहता है। मैं अनाथ हूँ साहब, मेरा कोई नहीं है। रामू के पापा ने कहा, चलो मेरे साथ, मेरे घर में रहोगे। कार्तिक खुश हो गया, आप मुझे काम देंगे? उन्होंने कहा, हाँ चलो, सब देंगे, खाना रहना। और रामू के पापा उसे घर ले आए थे। रामू और उसकी माँ को जो उसके पापा ने सारी बात बताई, तो रामू की माँ भी खुश हो गई थी। यह आपने बहुत अच्छा किया जी रामू के पापा, हमारे रामू को एक दोस्त और भाई मिल जाएगा। रामू भी बहुत खुश हो गया था। तब से रामू और कार्तिक साथ में हैं। दिवाली के समय छोटू अपने घर आया था, इसलिए उसका नाम उन्होंने कार्तिक रखा। रामू के मम्मी पापा के जाने के बाद रामू दूसरे घर चला गया, जो रामू के पापा के नाम पर लिया गया था। चाचा चाची तो रामू के जो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और धीरे धीरे समय निकल रहा था और हालत उसकी जो रामू की खराब होती जा रही थी। एक दिन घर पर सुबह सुबह रामू की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और उसके मुंह और नाक से खून आने लगा। यह देखकर राधा बहुत घबरा गई। यह क्या हुआ आपको? यह खून क्यों निकल रहा है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं, इतना काम मत किया करो। और राधा खुद से रामू का खून साफ करती रही और कहने लगी, मैं डॉक्टर को बुलाऊं, कार्तिक ले आएंगे। रामू ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ राधा, तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, बैठो मेरे पास। राधा बोली, बातें बाद में करेंगे, पहले आप आराम करें, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। रामू बोला, हाँ ठीक है, पर जल्दी आना। रामू ने सोचा, अब टाइम नहीं है, मेरी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और अब मैं राधा से कुछ छिपा भी नहीं सकता। राधा रामू के लिए चाय और कुछ नाश्ता लेकर आती है और उससे कहती है, आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों से आप कमज़ोर होते जा रहे हैं। रामू कहने लगा, राधा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ, प्लीज़ तुम धैर्य रखना। राधा, मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, इसका इलाज अब संभव नहीं है। मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ, मुझे ब्लड कैंसर हुआ है, तुम सुन रही हो? राधा बोली। राधा हंसते हुए कहती है, क्यों जी सुबह सुबह मजाक कर रहे हो? ऐसे तो आप कभी नहीं कहते, मैं बस एक बार डॉक्टर को दिखाने को कह रही हूँ। रामू गहरी सांस लेते हुए राधा से कहता है, राधा मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सही कह रहा हूँ। राधा कहती है, मजाक नहीं कर रहे तो डरा रहे हैं? अब आपसे मुझे डर नहीं लगता, आप एक और कार्तिक हैं जिनसे मैं खुलकर बोल पाती हूँ। और हंसने लगती है, उसे लगता है कि रामू उसको चिढ़ा रहा है। रामू इस बार जोर से कहता है, राधा मैं झूठ नहीं बोल रहा, जो कह रहा हूँ सीरियस होकर सुनो, हमेशा बचपना सही नहीं है, अब अपनी जिम्मेदारियों को समझो। रामू ऐसा नहीं कहना चाहता था, पर उसे पता था राधा ऐसे नहीं सुनेगी। राधा रामू
कि ऐसा बोलने से राधा जो डर जाती है और चुप हो जाती है, क्योंकि रामू ने कभी उससे ऐसे बात नहीं की थी। रामू जो प्यार से राधा के सिर पर हाथ फेरता है और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला, सॉरी राधा, मैं ऐसे नहीं बोलता, पर तुम सुन ही नहीं रही हो मेरी बात। राधा ने, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ और ना ही राधा मैं तुम्हें डरा रहा हूँ। यह बात बिल्कुल सच है कि मैं बीमार हूँ और मुझे कैंसर हुआ है, वो भी लास्ट स्टेज पर। डॉक्टर ने कहा है अब इलाज संभव नहीं है, यह मेरे पूरे शरीर में फैल गया है। मेरे पास कुछ ही दिन है, पता नहीं कितने, आज कल परसों। इतना कहते हुए रामू भावुक हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राधा हैरानी से उसे देखती है, उसकी आंखों में आंसू थे जो शांत होकर सुन रही थी। रामू फिर कुछ कहने को हुआ तो इस बार राधा जोर से बोली, चुप रहिए आप, मुझे कुछ नहीं सुनना। कुछ भी कहे जा रहे हैं, पागल हो गए हैं। अरे मेरा सोचो मुझ पर क्या बीतेगी, सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। सुन रहे हैं आप? नहीं सुनना मुझे कुछ भी, बात ही नहीं करनी आपसे। जाइए ऑफिस जाइए, अपना काम करें। कुछ भी बोले जा रहे हैं। राजन बोला, प्लीज राधा समझने की कोशिश करो, और उसे कंधे से पकड़कर अपने सामने करते हुए कहने लगा, मुझे भी नहीं पता था राधा, अभी 2 महीने पहले पता चला है, पर तुम्हें बताकर मैं दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए नहीं बताया। अब मेरी हालत बिगड़ती जा रही है, इसलिए बताना जरूरी है। राधा अब रोई जा रही थी, वो तो अपनी सुध-बुध खो रही थी, बस बार बार कह रही थी, कह दीजिए कि आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे सुनने में गलती हुई है, प्लीज आप बोलिए ना कि यह सब झूठ है। इतने में कार्तिक आ गया। उसे देखकर राधा उसके पास आकर कहती है, कार्तिक देखो ये क्या कह रहे हैं, सुबह सुबह कुछ भी बोल रहे हैं। तुम मेरे भी अच्छे दोस्त हो ना, बोलो ना, इनसे कुछ भी ना कहें, ऐसा जो मुझे अच्छा ना लगे। मैं अब बचपना नहीं करूँगी, अपनी जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाऊंगी और पढ़ाई भी करूँगी, फिर तो कोई शिकायत नहीं है ना इनको। कार्तिक ने रामू की तरफ देखा तो उसे इशारे से बताया कि मैंने सब बता दिया है, अब तुम संभालो राधा को। रामू का इशारा समझते हुए कार्तिक ने राधा को संभाला, उसे बैठाया, पानी पिलाया और फिर बोला, अब ठीक हो? उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। रामू खिड़की की साइड पलटकर खड़ा हो गया, उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। राधा की यह हालत भी वह नहीं देख पा रहा था। क्या गुजरती उसके दिल में, जिसे ये पता है कि उसकी जिंदगी चंद सांसें उसके पास हैं, और फिर अभी तो उसके जीवन की शुरुआत थी, जवानी भी नहीं बीती। कार्तिक कहता, राधा मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो तुम समझदार हो, राजन जो कह रहा वह सही है। अब ये समय अपने आप को समझाने का है, उसके पास जितना समय है उससे हम उसे जितना खुश रख सकते हैं अपनी तरफ से कोशिश तो करें। मैं जानता हूँ यह समय हम तीनों के लिए बहुत कठिन है, वो जो कह रहा है उसे समझो। राधा कहने लगी, वो तो ठीक है कार्तिक, पर आप तो बड़े से बड़े डॉक्टर को जानते हैं ना, सब जगह आप लोगों की पहचान है, देश विदेश सभी जगह तो आप लेकर चलिए ना कहीं भी प्लीज़। मैंने अपने गांव में सुना था शहरों में बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है और गांव के लोग इलाज के लिए शहर आते हैं। मेरी खातिर इन्हें दिखा लीजिए, मैं कैसे रहूँगी? इन्होंने तो कह दिया, मेरा क्या होगा? कार्तिक मैं कहाँ जाऊँगी? मैं तो जीते जी मर जाऊँगी ना कार्तिक। हमारे गांव में कहते हैं शादी के बाद ससुराली उसका घर है, चाहे वो कैसा भी हो। रामू ने आकर कहा, राधा कार्तिक तुम्हारा अच्छा दोस्त है ना, मेरे बाद वह तुम्हारा ध्यान रखेगा। ये घर, फैक्ट्री, ऑफिस, पूरी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे और कार्तिक के नाम पर कर दी है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करना, फिर तुम दोनों मिलकर उस कारोबार को संभाल लोगी ना राधा, बोलो ना। और रामू ने प्यार से राधा को गले लगा लिया। राधा तो बस चुपचाप थी। कार्तिक कहने लगा, राजन मैं तुम्हें यह कहने आया था कि अब तुम ऑफिस नहीं आओगे, घर में रहकर आराम करो, राधा तुम्हारा ख्याल रखेगी, जिससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, है ना राधा? और राधा ने कहा, बिल्कुल, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी, आज से अब सारा दिन ये घर में रहेंगे और आराम करेंगे।
अब रामू घर में ही रहता, ऑफिस का सारा काम कार्तिक संभालता और घर पर राधा जी जान से रामू की सेवा करती। परंतु नियति को कौन बदल सकता है। रामू दिन पर दिन उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। राधा और कार्तिक को बहुत दुख होता रामू को देखकर। वो दोनों अपने दिल पर पत्थर रखकर रामू के सामने हंसते बोलते रहते। एक महीना भी नहीं बीता और एक दिन खून की उल्टी के साथ रामू की सांसों की डोर भी टूट गई। काल के गाल में समा गया रामू। ऐसमय ही गंभीर बीमारी ने लील लिया था रामू को। राधा के दुख का तो कोई पार नहीं था। चीखती चिल्लाती रह गई। आंसुओं की धारा एक मिनट के लिए भी आंखों से नहीं टूट रही थी। कार्तिक बेचारा अपने आप को जैसे तैसे समझाकर राधा को संभाले हुए था। रामू के चाचा चाची को खबर दी गई तो वो भी आ गए। 3 दिन के क्रियाक्रम के बाद राधा के माता पिता राधा के पास रुक गए क्योंकि कार्तिक को ऑफिस देखना था। इधर चाचा चाची के दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। चलो बिना कुछ करे ही हमारी मनसा पूरी हो गई। अब सारी जायदाद हमारी, बस कैसे भी करके उस कार्तिक और राधा को ठिकाने लगाना है। जैसे ही कुछ दिनों बाद थोड़ा सामान्य होने लगा तो राधा के माता पिता उसे किस्मत का हवाला देकर अपने गांव लौट गए। शादी के 9 महीने में ही राधा की जिंदगी क्या से क्या हो गई, उसे अंदाजा भी नहीं था उसके साथ आगे क्या होने वाला है। इधर किसी से चाचा को पता चला कि रामू ने अपनी सारी प्रॉपर्टी राधा और कार्तिक के नाम पर कर दी है तो वे बौखला गए और किसी तरह अपने नाम कराने की कोशिश करने लगे। राधा के पास जाकर उसके चाचा चाची उसके सामने मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। बोले, राधा बेटी, हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दो। तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब रामू नहीं है तो हम हैं तुम्हारे साथ। हमें पराया मत समझो बेटी, हम सब साथ में रहेंगे। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। और उसके साथ अच्छे से रहने लगे, उससे मीठा मीठा बोलते और उस अपने विश्वास में उसे ले लिया। परंतु कार्तिक ने फिर भी राधा को समझाया, राधा, इनकी बातों में ज्यादा नहीं आना। पता नहीं कौन सा षड्यंत्र रच रहे हैं, संभल कर रहना। ऐसे ही कुछ दिन और अच्छे से बीते। एक दिन कार्तिक को किसी काम से बाहर जाना था तो मौका देखकर उससे जो चाचा चाची ने पेपर साइन करवा लिए। अब उनकी खुशी जो की सीमा नहीं रही कि सारी जायदाद उनकी हो गई। कार्तिक और राधा को भनक भी नहीं लगने दी कि उन्होंने क्या किया है और वो बिल्कुल सामान्य बने रहे। उनका बेटा भी जेल में था किसी जुर्म में, तो राधा को अभी कोई डर भी नहीं था। कार्तिक को किसी काम से 2 दिन के लिए विदेश जाना था तो वह राधा को समझाने लगा, राधा, अच्छे से रहना, डरना नहीं, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा, तुम अपना ध्यान रखना। रामू के जाने के बाद राधा बहुत चुप चुप रहने लगी थी। वह ज्यादा बात नहीं करती थी, बस हाँ हूँ में ही जवाब देती थी। इसलिए कार्तिक को ज्यादा चिंता रहती थी। बहुत जरूरी होता तभी वह शहर से बाहर जाता था। कार्तिक के बाहर निकलते ही राधा का जी बहुत घबराने लगा, जैसे बहुत कुछ गलत होने वाला हो। अपने आप उसकी आंखों में नमी आ गई और अपने कमरे में जाकर वो बैठ गई। चाचा चाची अपनी योजना बनाने में लग गए। दोपहर से शाम हो गई और किसी ने भी उसे खाने पीने के लिए नहीं पूछा। रात भी ऐसे ही बीत गई। अगली सुबह चाची ने घर के सभी नौकरों को काम से छुट्टी दे दी। बस चाचा चाची ही आज घर पर थे। सुबह से राधा घर से बाहर नहीं आई तो चाची ने जोर जोर से बुलाना शुरू कर दिया, अरे ओ महारानी, अब क्या अंदर ही रहने का इरादा है या बाहर भी आएगी? आवाज सुनकर राधा हड़बड़ा गई और डरते हुए चुपचाप बाहर आकर खड़ी हो गई। चाची ने कहा, क्यों री देवी जी, दोपहर से सुबह हो गई है, आपने दर्शन नहीं दिए। अब हम तुम्हारे सामने पूजा का प्रसाद ले आते हैं तो भोग लगा लो। राधा बोली, नहीं नहीं, वो हम उसके गले से डर के मारे आवाज नहीं निकल रही थी। चाची बोली, क्या वो मैं हम? जाओ जाकर हमारे लिए चाय नाश्ता बनाओ और खुद भी खाओ। चाय नाश्ता करने के बाद राधा से चाची ने कहा, जाओ और अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। राधा एकदम से जो हैरान रह गई, वह चाची को देखने लगी, शायद उसने कुछ गलत सुन लिया हो।
तभी चाची बोली, ये आंखें फाड़ कर क्या देख रही हो? सुना नहीं? अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। राधा सहम गई। उसने कहा, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। चाची बोली, जहन्नुम में जा, कहीं भी जा। और राधा का हाथ पकड़कर उसको बाहर कर दिया। राधा चाची के पैर पकड़ते हुए बोली, चाची जी प्लीज ऐसा मत करिए। इतने बड़े शहर में मैं कहाँ जाऊंगी? यहाँ मेरा कोई नहीं है। प्लीज चाची जी, कार्तिक को आ जाने दीजिए। चाची ने राधा को पैर से छिटकते हुए कहा, अरे जा, तेरा वो शुभ चिंतक भी यहाँ नहीं रहेगा और अब तुम दोनों जाओ यहाँ से। और उसके मुंह पर, चाची ने राधा के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। वह दरवाजा खटखटाती रही, पीटती रही, परंतु उन्होंने एक नहीं सुनी। राधा घबराई हुई वहीं दरवाजे पर बैठी रही। उसे सामान भी नहीं लेने दिया था। धीरे धीरे थके कदमों से राधा गेट के बाहर आई। उसे यह भी नहीं पता था कि वह किस दिशा में जाए, कहाँ जाए। कभी अकेली घर से निकली नहीं। उसे तो बस गांव का पता भी मालूम नहीं था। पता नहीं भगवान, वह सोचने लगी, मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहे हैं? क्यों इतना कठोर हो गए हैं भगवान? अपने सुध बुध खोए राधा बस चलती जा रही थी। 2 दिन से कुछ न खाने पीने से धूप में उसका सिर चकराने लगा। माली काका किसी काम से उस तरफ आ रहे थे। आज उन्हें भी छुट्टी दे दी गई थी। दूर से उन्हें देखकर लगा जैसे राधा हो। वह उसके पास आ गए तो कहने लगे, अरे ये तो मालकिनी है। उन्होंने आवाज लगाई, राधा बिटिया, बिटिया यहाँ क्या कर रही हो? राधा ने डबडबाई आंखों से उन्हें देखा और उन्हीं के हाथों में बेहोश हो गई। माली काका घबरा गए, बोले, राधा बेटी आंखें खोलो, देखो मैं काका, आंखें खोलो बिटिया। माली काका सोचने लगे, हे भगवान, यह क्या हो गया? लगता है इसके चाचा चाची ने मौका देखकर इसको घर से निकाल दिया, इसलिए आज सबकी छुट्टी कर दी ताकि किसी को कुछ पता न चले कि क्या हुआ। फूल सी नाजुक बच्ची पर भी दया नहीं आई। भगवान उनको कभी माफ नहीं करेगा। अब इसे मैं कहाँ लेकर जाऊं? वहीं पास में काका ने पेड़ के नीचे राधा को लिटाया और पास की दुकान से पानी लेने चले गए और भागकर जल्दी से पानी लाए और राधा का मुंह धुलाया, आंखों में पानी के छींटे मारे। तब राधा ने आंखें खोली। काका ने कहा, लो बेटी पानी पियो, अच्छा लगेगा। राधा ने पानी पिया। फिर काका ने पूछा, बिटिया इस हालत में? इतना पूछने पर राधा उनके गले लगकर रोने लगी और उसने काका को सारी बातें बताई। काका ने कहा, मेरा अंदेशा सही था। पर काका, राधा कहने लगी, अब मैं कहाँ जाऊं काका? कहाँ जाऊं बेटा? काका कहने लगे, बेटा मैं अकेला रहता हूँ, पर जहाँ रहता हूँ वह जगह तुम्हारे रहने लायक नहीं है। वहाँ केवल गुंडे, मवाली, शराबी रहते हैं। तुम्हें एक दिन भी बेटा मैं वहाँ नहीं रख सकता। अब क्या करें? कार्तिक सर का नंबर भी नहीं है मेरे पास बिटिया। मेरे पास उनके घर का पता भी मालूम नहीं है। काका, राधिका कहने लगी, मेरे फ़ोन में है, वह तो मैं घर पर ही छोड़ आई और फ़ोन नंबर भी मुझे याद नहीं है। काका, आप मुझे मेरे गांव की बस में बिठा दें। राधा कहने लगी, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और मुझे कुछ पता भी नहीं है। माली काका बोले, ठीक है बेटा, चलो मैं बस में बैठा देता हूँ, यही सही रहेगा। अपने माता पिता के पास तुम चली जाओ। 17 साल की विधवा, सुंदर नाजुक सी राधा जहाँ जाती लोगों की गंदी नियत का शिकार होती। ऐसे लोग देखते जैसे लड़की कभी देखी ना हो। बस स्टैंड पर पहुंचने पर पता चला गांव की बस आधे घंटे बाद है। टिकट लेकर काका ने एक महिला के पास राधा को बैठा दिया और कुछ खाने पीने का सामान दिया। बोले, बेटा ध्यान से खा लेना, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी। बाजू वाली महिला ने जता दिया, बिटिया का वो ख्याल रखेगी। रात भर का सफ़र है, सुबह बस गांव पहुंचेगी। महिला ने कहा, आप निश्चिंत रहिए, मैं हूं ना। और यह कहकर काका बस से नीचे उतर गए और बस छूट गई। गांव जाकर राधा के साथ क्या होने वाला था, राधा यही सोच रही थी। सुबह के समय बस गांव पहुंची। राधा बस से नीचे उतरी। उसका अपना गांव जाना पहचाना। इतने दिनों बाद गांव आकर राधा की आंखें भर आईं। गांव की एक एक गली जानी पहचानी। धीरे धीरे अपने घर की ओर राधा चलने लगी। गांव में सुबह सुबह जल्दी चहल पहल शुरू हो जाती है, तो कुछ लोगों ने राधा को देखकर मुंह फेर लिया,
तो कुछ बड़बड़ाने लगे, अरे यह अपशगुनी अमंगली कहाँ से आ गई? बताओ, साल भर भी ब्याह को नहीं बीता और अपने पति को खा गई मनहूस कहीं की। कुछ ऐसी बातें राधा के कानों में पड़ रही थी तो वह नीचे से झुकाए चुपचाप चली जा रही थी। गांव के लोगों ने कहा, चलो देखते हैं यहाँ क्यों आई है, और राधा के पीछे चलने लगे। राधा जैसे ही अपने घर पहुंची, राधा की माँ सावित्री ने देखा राधा आई है। राधा ने कहा, माँ। माँ ने कहा, बिटिया तुम ऐसे कैसे? उसके पीछे देखा गांव वाले खड़े थे तो माँ ने कहा, आ बेटा बैठ, अकेले आई है या कोई और भी है? राधा अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी और कहा, माँ अब मैं यहीं रहूंगी। क्यों? उसकी माँ बोली, क्या बात हो गई? राधा बोली, माँ मुझे घर से निकाल दिया गया इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। गांव के लोगों ने यह सुना तो भड़क गए और बोले, हाँ तो निकालेंगे ही घर से, इस अमंगली ऐसा अपशगुनी लड़की को कौन अपने घर में रखेगा? ब्याह को अभी 1 बरस भी नहीं बीता और अपने पति के काल का ग्रास बना दिया। सावित्री ने सुना तो मन में बोली, हे भगवान, अब क्या हो जाएगा? अगर ये गांव में रही तो गांव वाले हमें नहीं रहने देंगे, हमें अलग से ताने सुनने पड़ेंगे। ये सब राधा के कारण होगा। अब क्या करें? गांव वालों की बातें सुनकर राधा का दिल बैठा जा रहा था। आंखें बाहर निकल आई थी। ये क्या क्या हो रहा है मेरे साथ? वो बुत बनकर रह गई थी। गांव वाले कहने लगे, इस कलंकनी को इस गांव में नहीं रहने देंगे, इसकी शकल भी नहीं देख सकते हम। सुबह सवेरे इसका मुंह देखना पड़ेगा। निकालो इसको गांव से। कहाँ है इसका बापू? बुलाओ उसे। राधा के पिताजी खेत पर थे। उन्हें पता चला कि राधा आई है तो वे दौड़ते हुए घर आए। उन्हें अंदेशा था कि गांव वाले क्या कहेंगे। घर आया तो देखा घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। भीड़ में से किसी ने कहा, अरे राधा के बापू, अब इसको यहाँ नहीं रहने देंगे, निकालो अभी यहाँ से। राधा के बापू ने उनकी बातों को सुना और राधा के पास आया और पूछा, बेटी यहाँ कैसे आई हो? अकेली आई हो? तो सावित्री ने सब बता दिया कि इसका सब कुछ छीनकर ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। राधा के पिता ने सुनकर गांव वालों से कहा कि अब ये बेचारी कहाँ जाएगी? अभी इसकी उम्र क्या है? तनिक तरस खाओ, फूल सी बच्ची के साथ अनर्थ पर अनर्थ हो रहा है। गांव के लोग बोले, अरे वाह, अपने गांव के कायदे कानून भूल गए बेटी के प्यार में। क्या शुरू से यही होता आया है? साल भर के अंदर उसके पति की मृत्यु हो गई तो उसे सादे कपड़ों में सिर मुंडवाकर किसी भी तीर्थ स्थल के आश्रम में भेज दिया जाता है। आज अपनी बेटी की बात आई तो भूल गए? नहीं तो सबसे आगे तो पहले तुम ही आते थे ना, किसी की बेटी के साथ होता था, और अब कहते हो इसे छोड़ दो। राधा का पिता चुप हो गया। सही तो कह रहे थे लोग, आज से पहले सबसे आगे तो वही रहता था। आगे इन सब नियम कानूनों में वही तो ज्यादा पंच बनता था। फिर भी राधा के बापू ने एक बार फिर कोशिश की, इतनी सी उम्र में हम कहाँ भेजें, आप ही लोग सोच कर बताएं। गांव वाले बोले, यह सब हमें नहीं पता, अब फैसला सरपंच जी करेंगे और बुलाकर लाओ सरपंच जी को। गांव वाले एक भी बात मानने को तैयार नहीं थे। राधा के भैया भाभी भी तमाशा देख रहे थे। वो भी कुछ नहीं बोले क्योंकि वे खुद ही जायदाद के लालच में उसके पास जाने वाले थे। उन्हें पता चला अब इसके पास कुछ नहीं है तो उन्होंने भी अपना मुंह फेर लिया और बाहर का तमाशा देखने लगे। सही कहा है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। गांव के मुखिया जी भी आ गए। मुखिया जी ने आते ही सारी बातें सुनी। मुखिया जी ने राधा के बापू से कहा, देखो राधा के बापू, हमारे गांव का नियम तो शुरू से यही रहा है, कोई साल भर के अंदर विधवा हो जाए तो उसे गांव में नहीं रहने दिया जाता। अपने गांव में कम उम्र में ही ब्याह कर दिया जाता है तो किसी एक वजह से यह नियम तो नहीं बदलेंगे ना, सबके लिए नियम है। अब राधा के बापू ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह गांव के मुखिया का फैसला आखिरी फैसला होता था। सारे गांव वाले एक साथ चिल्लाने लगे, हाँ हाँ निकालो इसे यहाँ से, हम इसे यहाँ नहीं रहने देंगे। अब राधा बेजान गुड़िया सी बनी हुई सबकी बातें सुन रही थी। 2 पल का भी सुकून नहीं मिला उसे। अपने घर आकर उसका सिर घूमने लगा और चक्कर खाकर वो गिरने वाली थी कि किसी के मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। ये कोई और नहीं, कार्तिक था। गांव वालों का इस तरह से
व्यवहार देखकर कार्तिक को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों के सीने में दिल नहीं है क्या? क्या बच्ची के साथ ऐसा सलूक करते हैं? शर्म नहीं आई आपको? उसको सहानुभूति और प्यार देने की जगह उसका तिरस्कार कर रहे हो। गांव वाले कहने लगे, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले, और कहाँ से आए हो? कार्तिक ने कहा, मैं रामू का भाई, दोस्त, सब। रामू ने अपने जाने के बाद राधा की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। मैं बाहर गया था काम से, और काम करके जल्दी आ गया तो कल ही लौट आया। लेकिन राधा से मिलने घर गया तो पता चला उसको घर से निकाल दिया। अपने गांव गई है, मिलने चला आया। यहाँ आकर आप सभी का दुर्व्यवहार देखा मैंने। ऐसा बुरा व्यवहार एक बच्ची के साथ कौन करता है भला? यह सब आपको शोभा नहीं देता। गांव के लोग कहने लगे, अरे ये अमंगली है, अपशगुनी है, और 1 साल के भीतर इसका पति चल बसा। ये मनहूस है, हम इसे यहाँ नहीं रहने देंगे। इसका चेहरा भी देखना पाप है। कार्तिक बोले, ये क्या बकवास है? उसे बीमारी थी जिसके कारण वो चला गया, इसमें इसकी क्या गलती है? हम लोग तो रोज इनका चेहरा देखते हैं। हम लोगों के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। आज के जमाने में ऐसी सोच कौन रखता है? राधा के बापू बोले, जाने दो बेटा, इसे जहाँ इसका भाग्य ले जाए। राधा यहीं रही तो हम भी यहाँ नहीं रह पाएंगे। अब इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? इन लोगों के ताने सुन सुन कर तो हम वैसे ही बिना मौत के मर जाएंगे। कार्तिक बोला, शर्म नहीं आती आपको अंकल जी, अपनी बेटी के लिए ऐसा कहते हुए? एक तो बिना सोचे समझे उसकी शादी करवा दी, और अब आप ही अपनी बेटी की जो जिम्मेदारी लेने से मुकर रहे हैं। जब बाप ही साथ नहीं देगा तो फिर कौन देगा? राधा के बापू बोले, बेटा, हम जिस समाज बिरादरी में रहते हैं वहाँ के कायदे कानून तो मानने पड़ेंगे ना। उससे बाहर तो हम नहीं जा सकते ना। अब इसे ब्याह भी कौन करेगा? तीर्थ स्थल पर धर्म ध्यान करेगी तो इसके लिए अच्छा है। कार्तिक बोला, क्यों क्यों नहीं करेगा कोई इससे विवाह? अभी उम्र ही क्या है इसकी, और विधवा होना कोई गुनाह तो नहीं। सबकी जिंदगी में मौत लिखी होती है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी जिस उम्र में यह है उस उम्र की लड़कियां तो पढ़ाई करती हैं, अपने सपने बुनती हैं, अपना बचपना जीती हैं। आप लोगों ने तो इसका सब कुछ छीन लिया। यहाँ तो बिना मौत से जो मौत भी बदतर सजा सुनाई जा रही है इसके लिए। गांव वाले बोले, अरे ओ शहरी बाबू, आप हमें प्रवचन ना दें, अपनी वकालत नहीं झाड़ो, हमें अपना काम करने दो। कार्तिक बोला, कौन सा अच्छा काम कर रहे हो आप? जीते जागते इंसान को बिना गुनाह के सजा दे रहे हो। बहुत अच्छा न्याय है। विधवा हो जाने से इंसान इंसान नहीं रह जाता क्या? उसकी आत्माएं, भावनाएं, इच्छाएं सब मर जाती हैं क्या? अरे भाई, उन्हें भी समाज में जीने का अधिकार है, दोबारा अपनी जिंदगी में रंग भरने का अधिकार है। आज इस स्थिति में लाने वाले भी तो आप ही लोग हैं। उन्हें पढ़ाइए, लिखाइए, इतना समझाइए कि उनकी समझ बनाइए कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकें, विपरीत परिस्थितियों में किसी का सहारा न लेना पड़े। अब गांव और शहर में कोई अंतर नहीं है मेरे भाई, फर्क तो सिर्फ बस सोच का है। ससुराल वाले ऐसा दुर्व्यवहार करें तो मान भी लें। आप लोग तो मायके वाले हैं, आप लोगों की बेटी है, आपका घर है। बेटियां माँ बाप के घर ही तो आती हैं। आप लोग बताइए, जब ये यहाँ आई है इनका मुंह देखने से किसका अमंगल हुआ है? कौन सा अपशगुन हुआ है तुम लोगों का? कार्तिक कहने लगा, विधवा को एक कमरे में रहने से, फीका खाने से, सिर मुंडाने से क्या हो जाएगा बताइए? अपनी सोच बदलिए, इंसानियत दिखाइए। किसी को दया नहीं आई कि 17 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, क्या करेगी? राधा का भाई बोला, जो राधा के भाई ने कहा कि आप हैं कौन जो इस तरह से इतना ज्ञान दे रहे हैं? अरे आपसे कहेंगे तो आप करेंगे इससे ब्याह, अपनाएंगे इसे? बड़े आए हमदर्द बनने वाले। बातें करना सरल है, शहरी बाबू निभाना मुश्किल है। कार्तिक बोला, मैं राधा को यहाँ से ले जाने ही आया हूँ। रामू ने मुझसे कहा था इसे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना, ताकि अपने पैरों पर यह खड़ी हो सके, और इसका साथ हमेशा देना। राधा चाहेगी तो मैं इससे शादी करने को तैयार हूँ। विधवा विवाह कोई पाप या जुर्म नहीं है। किसी की जिंदगी में उसकी मर्जी से उसे खुशियाँ देना, उसमें रंग भरना, उनका साथ देना गलत तो नहीं है, क्योंकि भगवान जानता है कि
विधवाओं को भी जीना चाहिए। और अब तो सरकार ने भी विधवा विवाह पुनर्विवाह की मान्यता दी है। अब तो सरकार भी ऐसे लोगों को कल्याणी नाम से संबोधित करती है और विधवाओं के लिए कई प्रकार की कल्याणी योजनाएं चलाई जा रही हैं। विधवा विवाह पर सरकार 2 लाख रुपए देती है। कम उम्र की विधवाओं को 300 रुपये और अधिक उम्र की विधवाओं को 500 रुपये पेंशन देती है। जब सरकार इतना सोचती है तो हम और आप लोग कौन होते हैं किसी जिंदगी का फैसला लेने वाले। उसका दुख नहीं बांट सकते तो कम से कम उसे दुख तो मत दो, और उसकी भावनाओं को नहीं समझ सकते तो कम से कम उस पर अत्याचार तो मत करो। कैसे माँ बाप भाई हैं जिन्हें लोगों के कहने पर अपनी बेटी अपनी बहन का दुख दिखाई नहीं देता। उन्हें बेटी से बढ़कर समाज बरादरी और उसके नियम कानून ज़्यादा जरूरी हैं। पर कहते हैं ना, लोगों की सोच को बदलना इतना आसान नहीं होता। उन्हें अपने बरसों पुराने बनाए नियम ज़्यादा जरूरी और ख़ास तौर पर गाँवों में तो बहुत ही जरूरी होता है। कार्तिक बोला, चलो राधा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? राधा तो अपनी सुध-बुध खोए बस एकटक सबकी बातें सुन रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसके साथ एक हादसे ने उसका जीवन ही पलट दिया। मान मर्यादाओं के आगे खून के रिश्ते भी बदल गए। कोई किसी का नहीं होता। अपनों से बढ़कर आज एक पराया उसके लिए खड़ा था। कार्तिक ने राधा को खोया सा देखा तो फिर से कहा, राधा सुन रही हो? राधा के कंधे को पकड़कर उसने झकझोरा। राधा कहाँ खोई हो? क्या हुआ? राधा एकदम से हाँ हाँ क्या कहा कहने लगी। कार्तिक बोला, चलो राधा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? राधा तो अपनी सुध-बुध खोए बस एकटक सबकी बातें सुन रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है उसके साथ। एक हादसे ने तो उसका जीवन ही पलट दिया था। मान मर्यादाओं के आगे खून के रिश्ते भी बदल गए थे। कोई किसी का नहीं होता। अपनों से बढ़कर आज एक पराया उसके लिए खड़ा था। कार्तिक ने फिर से कहा, राधा ऐसे कहाँ खोई हुई है? जब राधा ने उसकी बात को कोई जवाब नहीं दिया तो कार्तिक बोला, राधा सुन रही हो? और राधा को कंधे से पकड़कर झकझोरा। राधा कहाँ खोई हुई हो? कार्तिक बोला। राधा एकदम से हाँ 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 क्या कहा कहने लगी। तो कार्तिक कहने लगा, राधा मैंने कहा मेरे साथ चलोगी? चलो ना, रामू का सपना पूरा करना है कि नहीं? राधा बोली, हाँ कार्तिक चलो चलूंगी। यहाँ है ही कौन हमारा? हमारे अपनों ने तो हमें मरने के लिए छोड़ दिया है। एक नज़र गांव वालों और अपने घर परिवार को राधा ने देखा और कार्तिक के साथ गाड़ी में बैठ गई। एक नज़र पलटकर भी राधा ने नहीं देखा और चली गई वह फिर वापस नहीं आने के लिए। गांव वाले और परिवार के लोग चुपचाप मूक दर्शक बने हुए उसे जाते देखते रहे। राधा की माँ और बापू की आंखों से जरूर आंसू लुढ़क आए थे, लेकिन अपने नियम कानूनों में जकड़े होने के कारण कुछ भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि आज से पहले इस तरह के फैसले उन्होंने कभी भी जो आगे बढ़कर ही लेते थे। गांव में किसी और की लड़की के साथ होता तो राधा का बापू सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। राधा के बापू के मन में शायद यही था कि मुझे भी किसी की आह लगी होगी, तभी आज यह स्थिति मेरे साथ हुई है और मैं कुछ नहीं कर पाया। किस मुंह से किससे क्या कहे? मेरे कर्मों की सजा मेरी बेटी को मिली है। उधर शहर जाकर राधा का जीवन जो बदलने वाला था। राधा कार्तिक के साथ शहर की तरफ चली गई थी। कार्तिक ने अपने दोस्त अपने भाई को दिया हुआ वचन निभाना था। गाड़ी में भी राधा एकदम चुपचाप मुरझाई सी बैठी हुई थी। कार्तिक ने एक ढाबे पर गाड़ी रोकी और राधा से कहा, राधा बाहर आओ, मुंह हाथ धो लो और अच्छा लगेगा। थोड़ा अपना चेहरा देखो कितना पीला पड़ गया है। राधा ने कहा, मन नहीं है मेरा। तो कार्तिक बोला, राधा बाहर आओ, कल से तुमने कुछ नहीं खाया पिया है, गांव में भी केवल ताने ही मिले हैं। चलो आओ। राधा बाहर आकर हाथ मुंह धो लेती है और फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं, फिर वापस अपने सफ़र पर जाने लगते हैं। राधा फिर धीरे से कार्तिक से पूछती है, कार्तिक मैं कहाँ जाऊंगी? कार्तिक कहता, कहाँ जाओगी मतलब? कार्तिक के चौंक कर पूछा, मैं ले जा रहा हूँ ना, मतलब तुम मेरे घर चलोगी और कहाँ? राधा कहने लगी, कार्तिक मैं तुम्हारे घर पर रहूंगी और तुम्हें कुछ हो गया तो? कार्तिक बोला, तुम ऐसा क्यों सोचती हो राधा?
तुम्हारी वजह से सब हुआ है। अरे इतना लंबा चौड़ा भाषण मैं तुम्हारे गांव वालों को देकर आया हूँ, तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसा जो तुम ऐसा सोचती हो। कार्तिक प्यार से राधा को समझाता है, देखो राधा, रामू की बीमारी का पता हमें लास्ट स्टेज पर पता चला। इसका मतलब उसको ये बीमारी सालों पहले ही अपनी जड़ें उसके शरीर में जमा चुकी थी और तुम्हारी शादी को अभी 8-9 महीने ही हुए हैं। कैंसर एकदम से लास्ट स्टेज पर नहीं होता। रामू अपने प्रति लापरवाह था, इसलिए उसने समय पर ध्यान नहीं दिया। अरे कभी कभी तो भाई खाने पीने के लिए भी मुझे ही उसे याद दिलानी पड़ती थी, नहीं तो अपने काम में ही डूबा रहता था। तभी तो इतनी कम उम्र में उसने इतनी सक्सेस पाली थी। बिजनेस में देश विदेश में उनका नाम चलता था। अपने आप को दोष मत दो राधा, जो हो गया उसे वापस तो नहीं ला सकते। उसकी खुशी के लिए हमें खुश रहना और उसका सपना पूरा करना होगा। तुम पढ़ लिख कर उसका बिजनेस संभालना या जो तुम करना चाहो वह तुम्हारे ऊपर है। राधा कहने लगी, पर कार्तिक, तुम्हारे घर पर रहेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। कार्तिक कहने लगा, लोग तो कहने के लिए होते हैं राधा, साथ कोई नहीं देता। ये तुम अच्छी तरह देख चुकी हो। हम अच्छे दोस्त हैं ना, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? नहीं तो बोलो राधा, बोलो ना, तुम्हें मुझ पर विश्वास है या नहीं? राधा बोली, हाँ कार्तिक, मुझे तो विश्वास है, पर फिर भी। कार्तिक बोला, राधा तुम्हें भरोसा है तो अब मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। कार्तिक कहने लगा, अब जाकर सबसे पहले मुझे काम ढूंढना है, क्योंकि चाचा चाची ने तो ऑफिस पर कब्जा कर लिया है और मुझे वो ऑफिस में पैर भी नहीं रखने देंगे। वैसे भी वो लोग मुझे शुरू से ही पसंद नहीं करते थे। थोड़ी देर में थकान से राधा सो जाती है। देर रात तक अपने घर वो पहुंच जाते हैं। कार्तिक राधा को उठाता है, राधा उठो, घर आ गया, अंदर चल के सो जाओ। दोनों अंदर जाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। नई रोशनी के साथ सूरज ने अपनी किरणें बखेरी। नया सवेरा आया, नई जिम्मेदारियों के साथ। कार्तिक राधा का दिन शुरू हुआ। कार्तिक ने राधा को घर दिखाया, रसोई घर दिखाया और कहा, अब तुम यहाँ अपने हिसाब से सामान देख लेना और जो चाहिए वो माली काका को बता देना। अब माली काका हमारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि वो भी अकेले रहते हैं। उन्होंने भी चाचा के यहाँ काम छोड़ दिया है। अब तुम भी दिन भर अकेली रहोगी तो वो भी यहाँ रहेंगे और यहाँ मैं ऑफिस में रहूँगा, तो मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी, इसलिए माली काका तुम्हारे पास रहेंगे। आज मैंने नाश्ता बना दिया है, तुम फ्रेश हो जाओ और साथ में नाश्ता करते हैं। वो नाश्ता कर ही रहे थे और काका आ जाते हैं। माली काका कहते हैं, अरे बिटिया तुम आ गई, बहुत अच्छा लगा। कार्तिक कहता है, काका आप ध्यान रखना राधा का, मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ अच्छी मिलती है। काका बोले, बेटा तुम निश्चिंत होकर जाओ, हम यहाँ पर हैं राधा बिटिया के पास। कार्तिक को बहुत बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब मिल जाती है, क्योंकि रामू और कार्तिक का बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ही जो फैला हुआ था, सब उनके नाम से उन्हें पहचानते थे, तो उसे जॉब मिलना तो मुश्किल नहीं था। शाम को घर आकर कार्तिक ने बताया, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है राधा, अब तुम अपनी पढ़ाई शुरू करो और अगले महीने से कॉलेज में एडमिशन शुरू हो जाएंगे। दिन पंख लगाकर उड़ने लगा। राधा अपनी पढ़ाई में दिन रात मेहनत करने लगी। कार्तिक ने भी जो घर में सभी नौकर लगा रखे थे, ताकि राधा को काम के कारण कोई पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो। कार्तिक और राधा की बॉन्डिंग भी अच्छी होती जा रही थी। समय के साथ साथ राधा की सुंदरता बढ़ती जा रही थी। कार्तिक राधा को मन ही मन बहुत प्यार करने लगा था, पर कभी उससे कहा नहीं, जब तक कि उसका ग्रेजुएशन पूरा नहीं हो जाता। राधा अब 22 बरस की हो गई थी और उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी। आज MBA का रिजल्ट था, जिसमें उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। राधा में अब आत्मविश्वास बढ़ गया था। वह पहले जैसी सीधी और कमज़ोर लड़की नहीं थी। पढ़ाई के बाद अब कार्तिक और राधा का उद्देश्य चाचा चाची से अपना सब कुछ पाना था, जो उन्होंने धोखे से उनसे ले लिया था। वैसे भी उनके बेटे के कर्मों के कारण अपनी कंपनी जो लॉस में चल रही थी। एक दिन कार्तिक ने राधा से कहा, राधा मुझसे शादी करोगी क्या? तुम मुझे पसंद करती हो, बोलो।
राधा ने कहा, आपको पसंद ना करने की तो कोई वजह ही नहीं है मेरे पास। कार्तिक खुश होकर बोला, सच कह रही हो ना राधा? तो राधा कहने लगी, मैंने आज तक नहीं कहा कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। कार्तिक कहने लगा, क्योंकि डरता था कहीं तुम मुझे गलत ना समझो। राधा कहने लगी, मैं भी पसंद करती हूँ आपको। और कार्तिक और जो शर्माने लगा और दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। काफी संघर्ष के बाद दोनों के जीवन में नई शुरुआत हुई। कार्तिक ने राधा को हर सुख सुविधाएं, मान सम्मान सब कुछ दिया। कुछ दिन बाद चाचा चाची के खिलाफ कोर्ट में धोखाधड़ी का केस लगाया। जिस वकील को चाचा ने खरीदा था, उसने अपने नाम जायदाद कराने के लिए उसी वकील से सब कुछ उन्हीं की गवाही उनके खिलाफ दिला दी, जिससे चाचा चाची को सजा हुई और उन्हें फैक्ट्री, ऑफिस सब कुछ वापस मिल गया जो रामू ने राधा और कार्तिक के नाम पर किया था। राधा और कार्तिक ने अपनी मेहनत और लगन से रामू के बिजनेस को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। आज राधा सफल बिजनेस वूमेन है। उसने अपना और रामू का सपना पूरा किया। रामू की याद में उन्होंने रामू के घर में एक विधवा आश्रम खोला। जिनका कोई नहीं है और असहाय हैं, उनको यहाँ शरण दी जाती है, हर प्रकार की सुख सुविधाएं दी जाती हैं। और एक आश्रम उन्होंने अपने गांव के बाहर खोला, क्योंकि गांव के लोगों की सोच को बदलना इतना आसान नहीं होता। भारत में आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां ऐसी मान्यताओं को माना जाता है। गांवों में क्या, शहरों में भी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इन सब प्रथाओं को मानते हुए देखे जाते हैं। सुबह से उठकर उनका मुंह नहीं देखना, जो वॉशरूम वो उपयोग करें उसमें घर के किसी सदस्य का ना जाना, शुभ कार्यों में विधवा का शामिल नहीं करना, ऐसे बहुत से उदाहरण होते हैं। विधवा का दूसरा विवाह होना कोई अपराध नहीं है। उन्हें अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है। उन्हें सम्मान की जिंदगी दें, दुख में उनका सहारा बने, सहयोग करें, अपनापन दिखाएं और उसे अपमानित करके छोटा ना दिखाएं। जिंदगी इंसान को बस एक बार मिलती है। हम भी समाज में अच्छे से रहें और दूसरों को भी रहने दें, क्योंकि हर राधा को कार्तिक नहीं मिलता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।